मतलब क्या है। ठीक है, चलिए तो आज हम देखने वाले हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में आप लोग पहले भी पता होगा इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या है। इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या है पता है? व्हाट इज इंडक्टिव, व्हाट इज डिडक्टिव? सुना है ये वर्ड पहले? ये सुना था पहले पार्ट में। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, आप लोगों में से सुना था दीदी। ठीक है, तो डिडक्टिव और इंडक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में देख रहे हैं। डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, इसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर कहा जाता है। ठीक है, किसी यूनिवर्सल को लेकर के हम पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ हमने देखा था एक आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट कैसे बनता है, प्रीमाइस और कंक्लूजन मिला करके, हम दोनों मिला करके क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, पहले की इस फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि आर्ग्यूमेंट हम किसे कहते हैं, जिसमें एक प्रीमाइस होता है और प्रीमाइस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक कंक्लूजन निकालते हैं उस प्रीमाइस के बेसिस पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग में जो कंक्लूजन निकलता है वो किसके बेसिस पे निकलता है, प्रीमाइस के बेसिस पर ही निकलता है, मतलब कि प्रीमाइस से ही निकलता है। प्रीमाइस के अंदर से ही जब कंक्लूजन निकलता है तो उस तरह की रीजनिंग को हम क्या कहते हैं। किसी ने हैंड रेज किया है मेरी। चलिए, तो प्रीमाइस के बेसिस पर अगर कंक्लूजन निकलता है तो उस तरह की रीजनिंग को क्या कहा जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने अपने जैसे कि हमने देखा कि सूर्य जो है वो कहाँ से उगता है, ईस्ट से। ठीक है, पूर्व की दिशा से उदय होता है और कहाँ पे अस्त होता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है। ठीक है, ये हमने एक क्या लिया, प्रीमाइसिस लिया। अब इसको हमने क्या किया, अब ये प्रीमाइसिस ऐसा है कि इसको अगर हम अपने छत से देखें, आपके छत से देखें, दुनिया के किसी भी कोने से देखें, उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, उसका कंक्लूजन यही निकलेगा कि सूर्य जो है वो पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है प्रीमाइसिस के अंदर से ही कंक्लूजन निकल रहा है, हम कहीं बाहर से कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर से ही कंक्लूजन निकल रहा है। तो इस तरह की रीजनिंग को क्या कहा जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। समझ में आया क्या डिडक्टिव रीजनिंग? मैम और एक बार बता दीजिए। जब प्रीमाइसिस के अंदर से ही हम कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, प्रीमाइसिस जो दिया होता है उसी के बेसिस पर जब हम कंक्लूजन निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे अभी तक जो भी हम पढ़ते आ रहे थे, जैसे ऑल मैन आर गुड, ऑल मैन आर गुड। ठीक है, एक्स इज ए मैन, एक्स इज गुड, ये क्या हुआ, इसमें हमने दो प्रीमाइसिस है हमारे पास, प्रीमाइसिस वन, प्रीमाइसिस टू, और ये क्या है, कंक्लूजन है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो प्रीमाइसिस है, ठीक है, जो कंक्लूजन में बात लिखी हुई है वो प्रीमाइसिस के अंदर से ही निकल के आ रही है। ठीक है, इसमें हम कोई नया चीज नहीं बता रहे हैं या फिर कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं। जो भी चीज इसमें लिखा हुआ है कंक्लूजन में वो किसके बेसिस पे लिखा हुआ है, प्रीमाइसिस के बेसिस पर ही लिखा हुआ है। तो इस तरह के जो रीजनिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। समझ में आया अभी? ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमाइसिस आर ट्रू देन द कंक्लूजन आर आल्सो ट्रू। कंक्लूजन इज आल्सो ट्रू। अगर प्रीमाइसिस सही रहेगा तो कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने इसकी प्रीवियस में फैलेसी वगैरह देखा, तो जो भी फैलेसी थी वो किस पे देखा हमने, बेसिकली प्रीमाइसिस पे देखा। ठीक है, अगर प्रीमाइसिस गलत रहेगा तो उसका कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। अगर प्रीमाइसिस सही है तो कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी। चलिए, तो फिर डिडक्टिव रीजनिंग, इसके बारे में डिडक्टिव रीजनिंग को हम कैसे देखते हैं कि वो सही है गलत है, ठीक है, उसको हम दो तरह से देखते हैं, ठीक है। एक हमारा क्या होता है कंक्लूजन के बेसिस पर, एक हमारा होता है प्रीमाइसिस के बेसिस पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंक्लूजन वाला पहले देखते हैं, ठीक है। कंक्लूजन वाला पहले देखते हैं। मान लीजिए अब अभी हम वही एग्जांपल ले रहे हैं, ऑल मैन आर गुड, X is man, X is good, ठीक है। ये हमारा P1, P2 और ये क्या हमारा कंक्लूजन निकल गया, ठीक है। तो अब देखिए कंक्लूजन हमारा अब वैलिड है या नहीं, ये हम कैसे कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, P1 और P2 में जो बात कही गई है, ठीक है, वही बात हमारे क्या है कंक्लूजन में कहा गया है ना। मतलब कि उसी से निकल के आ रहा है हमारा कंक्लूजन। तो इस तरह को हम क्या कहेंगे, वैलिड कहेंगे। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि प्रीमाइसिस 1 या प्रीमाइसिस 2 सही है या गलत है, ये नहीं देखेंगे। प्रीमाइसिस 1 और प्रीमाइसिस 2 से जो कंक्लूजन निकला है वो सही है या नहीं, वो बस देखेंगे, ठीक है। समझ में आया? मतलब कंक्लूजन के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि वो वैलिड है या इनवैलिड है। ये कब डिसाइड करते हैं, प्रीमाइसिस को हम देख करके जो कंक्लूजन निकला है वो उसी से निकला है, उसको स्ट्रांगली फॉलो कर रहा है, अगर ऐसा है तो वो वैलिड होगा, ठीक है। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि प्रीमाइसिस गलत है या सही है, ये हम नहीं देखेंगे। उसके थ्रू जो कंक्लूजन निकला है वो सही है या गलत है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर वो सही है, उसी से निकला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैलिड बोलेंगे। लेकिन अगर वो गलत है, उससे नहीं निकला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनवैलिड बोलेंगे, ठीक है। इनवैलिड कंक्लूजन, वैलिड कंक्लूजन। समझ में आया? ठीक है। तो दोबारा देखिए जब कंक्लूजन को हम देखेंगे, यहाँ पे ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है, तो उसके बाद जब हम देखेंगे कि प्रीमाइसिस 1 और प्रीमाइसिस 2 से जो हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो उसी से निकल रहा है या नहीं। मान लीजिए यहाँ पे हम कंक्लूजन लिख देते एक्स इज वोमेन, अगर हम ये लिख देते हैं, ठीक है, तो प्रीमाइसिस 1 और प्रीमाइसिस 2 से कंक्लूजन निकल रहा है क्या, यहाँ पे जो हमने कंक्लूजन निकाला एक्स इज वुमेन, ये प्रीमाइसिस 1 या प्रीमाइसिस 2 दोनों को फॉलो करके निकल रहा है क्या? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो कंक्लूजन निकला हुआ है वो क्या है, प्रीमाइसिस को दोनों प्रीमाइसिस को फॉलो कर रहा है और उसी से निकला हुआ है। इस तरह के जो कंक्लूजन निकलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, वैलिड बोलेंगे, ठीक है। तो डिडक्टिव रीजनिंग में वो वैलिड है या नहीं है, ये हम किसके बेसिस पर देखते हैं, कंक्लूजन के बेसिस पर देखते हैं। कंक्लूजन अगर हमारे प्रीमाइसिस से ही निकला हुआ है तो वैलिड है। प्रीमाइसिस को वो फॉलो नहीं कर रहा है या प्रीमाइसिस को वो प्रीमाइसिस से नहीं निकला, उससे अलग कहीं से आया है, तो वो इनवैलिड है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो समझ में आ गया कि हमारा जो कंक्लूजन निकला है वो वैलिड है या इनवैलिड है। लेकिन मान लीजिए अगर हमारा प्रीमाइसिस ही गलत हुआ तो, ठीक है, मान लीजिए हमारा प्रीमाइसिस ही गलत हो और लेकिन हमने जो प्रीमाइसिस के बाद जो कंक्लूजन निकाला है वो हमारा सही है, जैसे प्रीमाइसिस को देखते हुए जो कंक्लूजन निकला है वो तो सही है, ठीक है। देखिए जैसे कि हम बोल रहे हैं यहाँ पे ही देखिए, ऑल men are good, ठीक है, X is man, X is good, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल लिया है, तो इससे जो निकला है कंक्लूजन वो तो वैलिड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रीमाइसिस से ही निकला हुआ है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि संसार में जितने भी आदमी हैं वो सब अच्छे ही हैं, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? मतलब एक जो ये प्रीमाइस दिया हुआ है वो क्या एकदम करेक्ट है कि जो हम कह रहे हैं कि ऑल मैन आर गुड, जितने भी मैन है वो सब गुड है, अच्छे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं क्या सभी के लिए?
नहीं कह सकते, है ना। मतलब कि प्रीमाइसिस में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ही क्या है, मतलब कि एकदम स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, ट्रू नहीं है, तो उस तरह से हम उसको क्या कहेंगे, हम अनसाउंड कहेंगे, ठीक है। अगर प्रीमाइसिस में जो हमारा दिया हुआ है, प्रीमाइसिस जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर वही गलत है तो उस तरह को हम क्या कहेंगे, उस तरह के प्रीमाइसिस का या उस तरह की रीजनिंग को अनसाउंड कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ये दोनों प्रीमाइसिस 1 या प्रीमाइसिस 2 में से किसी एक, अगर एक भी गलत हो तो भी उसको अनसाउंड कहेंगे, दोनों गलत हो तो भी अनसाउंड कहेंगे, ठीक है। कोई एक गलत है तो भी कहेंगे अनसाउंड, और दोनों गलत है तो भी कहेंगे अनसाउंड। इसमें हम एक्स को कह सकते इसमें हैं, सही और गलत कैसे पता चलेगा फिर? वो आपके वही रीजनिंग से पता चलेगा ना। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि पिछले 2 साल में 20% महंगाई बढ़ गई, ठीक है। तो क्या इतनी परसेंट महंगाई बढ़ी है? 20%। आपका जो कुछ भी चीज ले लीजिए, कोई भी, जैसे कपड़ा पहले 100 रुपए में मिलता था, तो क्या आप 2 साल में ही वो कपड़ा 120 रुपए हो गया? इतना हो गया है क्या? मतलब इस तरह से वो आपके एक जनरल नॉलेज से पता चलेगा, ठीक है। और ये चीज इतना ऐसे नहीं आता है कि ये प्रीमाइसिस सही है या गलत है, ये पूछता नहीं है आपको इसमें, ठीक है। ये इसके स्टेटमेंट्स आते हैं, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे कैसे आते हैं। तो इतना समझिए यहाँ पे कि अगर प्रीमाइसिस ही गलत हो तो उसको हम क्या कहेंगे, अनसाउंड कहेंगे। लेकिन प्रीमाइसिस अगर दोनों सही है तो उसको हम क्या कहेंगे, साउंड डिडक्टिव रीजनिंग कहेंगे। समझ में आया कि यहाँ तक? क्लियर है? मैम साउंड के लिए बता दीजिए। साउंड मतलब कि P1 और P2 या फिर कोई भी आपको प्रीमाइसिस दिया हुआ है वो सही हो, ठीक है। अगर वो सही हो तो उसको हम लोग साउंड कहते हैं, अगर वो गलत है तो उसको अनसाउंड कहते हैं। यहाँ पे सही और गलत ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे ई टाइप स्टेटमेंट हो गई नहीं और नहीं ओ नहीं टाइप नहीं, वो स्टेटमेंट। नहीं। सही मतलब ट्रू, ठीक है। मतलब उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर के वो सही रीजनिंग कर रहा है। जैसे कि महंगाई बढ़ गई है तो हाँ बढ़ी है, या मान लीजिए अभी महंगाई बढ़ रही है लेकिन उसमें लिखा हो कि 2 साल में महंगाई घटी है, ठीक है। और इस तरह से दिया हो तो वो क्या ट्रू है, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है ना, घटी थोड़ी ना है, महंगाई बढ़ रही है। मतलब कि प्रीमाइसिस जो दिया हुआ है वो गलत है। यहाँ पे AEIO से हट करके ये अलग है, AEIO नहीं है ये, ठीक है, वो सब नहीं है, उसको भूल जाइए अभी फिलहाल के लिए। डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग में ये चीज नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो एक बार इसको और देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अंदर से ये सही है या गलत है ऐसा नहीं पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। इसमें डिडक्टिव रीजनिंग जो होता है उसको हम लोग 2 तरह से मतलब कि देखते हैं। एक उसका कंक्लूजन के बेसिस पर, एक उसके प्रीमाइसिस के बेसिस पर। तो सबसे पहले हम उसके कंक्लूजन के बेसिस पर देखते हैं कि कंक्लूजन में वो वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है। तो वैलिड हम क्या बोलेंगे, अगर प्रीमाइसिस के द्वारा ही कंक्लूजन निकाला गया है, प्रीमाइसिस से ही कंक्लूजन निकाला गया है, तो वो क्या होता है, वैलिड होता है। अगर जो प्रीमाइसिस दिया हुआ है उसके अलावा कुछ और कंक्लूजन निकाल दिया गया है तो वो क्या है, इनवैलिड होता है, ठीक है। इनवैलिड डिडक्टिव रीजनिंग, वैलिड डिडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद ये साउंड है या अनसाउंड है, ठीक है। साउंड और अनसाउंड कैसे देखते हैं, जब हम देखते हैं कि अब हमारा हो गया कि जो कंक्लूजन है वो वैलिड है इनवैलिड है, ये हमने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि वो साउंड है या अनसाउंड है। तो साउंड अनसाउंड किसके बेसिस पर देखते हैं, उसके प्रीमाइसिस के बेसिस पर। अगर प्रीमाइसिस जो है वो ट्रू है, सही है, ठीक है, जो बोला जा रहा है उसमें जो वर्डिंग यूज की गई है, जो बोला जा रहा है वो सही है, तो उसको हम लोग साउंड बोलेंगे। अगर उसमें जो बोला जा रहा है वो गलत है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसाउंड बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्या होता है हमारा, इंडक्टिव रीजनिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, ठीक है। पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ जाना। लेकिन इसमें क्या होता है, ये वर्ड आप याद रखिएगा, कंक्लूजन इज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ लाइकलीहुड या फिर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जैसे कि इस तरह के रीजनिंग में हम क्या करते हैं, मान लीजिए वो होता है ना,
जैसे कि कोई भी क्रिकेट टीम है मान लीजिए, ठीक है, तो क्रिकेट टीम क्या होता है, मान लीजिए इंडियन जो क्रिकेट टीम है अभी जो हो रहा था वर्ल्ड कप वगैरह शायद हो रहा था, तो उसमें क्या था कि उन लोग हर बार जीतते जीतते जा रहे थे, ठीक है, लास्ट तक वो लोग क्या है फाइनल तक पहुंचते पहुंचते तक वो लोग जीतते जीतते जा रहे थे, ठीक है, हर बार वो जीत रहे थे, मतलब ज्यादातर मैचेस उन्होंने क्या किया था, जीता था, ठीक है, तो उसके बेसिस पर हमने एक मतलब कि कंक्लूजन निकाल दिया कि वो फाइनल भी क्या करेंगे, जीतेंगे, ठीक है, तो इस तरह की रीजनिंग को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, ठीक है, जब कोई चीज चलते आ रही, जैसे कि मान लीजिए आज बारिश हुई, कल बारिश हुई, परसों बारिश हुई, और उसके बेसिस पर हम रीजनिंग निकाल देंगे कि उसके आने वाले दिन मतलब कि फोर्थ डे में भी बारिश होगी, ठीक है, तो इस तरह की जो रीजनिंग होती है कि हम उसकी प्रोबेबिलिटी संभावना को देख करके या उस जैसा हो रहा है लाइकलीहुड मतलब कि ऐसा होता आ रहा है इसलिए ऐसा होगा, इस तरह से हम जो रीजनिंग निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, इंडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। समझ में आया? जी मैम। ठीक है, मतलब कि जो होता आ रहा है या संभावना के अनुसार पर, प्रोबेबिलिटी के अनुसार पर जब हम कोई मतलब कि कंक्लूजन निकाल देते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग होता है, ठीक है, इसमें जो कंक्लूजन होता है ये जरूरी नहीं है कि हम प्रीमाइसिस के बेसिस पर ही निकालें। मान लीजिए इंडियन क्रिकेट टीम है वो सेमीफाइनल जीती, ठीक है, उसके पहले वाली मैच जीती और उसके भी पहले वाली मैच जीती, तो हमने उसका फाइनल का हमने क्या निकाला, कंक्लूजन निकाला कि इंडियन टीम जो है वो फाइनल में भी जीतेगी, ठीक है, तो अगर हम ये कह रहे हैं तो क्या हमारा ये चीज फाइनल वाली बात हमारे प्रीमाइसिस में है क्या, फाइनल के जीतने नहीं। वाली या बात या फाइनल वाली बात प्रीमाइसिस में नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इसके प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर, इसकी संभावना के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि फाइनल का एक एजम्पशन निकाल रहे हैं, कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि हाँ ये फाइनल भी जीतेगी, ठीक है, तो उस तरह की रीजनिंग को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, जो कि उसका कंक्लूजन उसके प्रीमाइसिस के बेसिस पर नहीं निकलता, ठीक है। चलिए फिर इसमें भी हम दो तरह से देखते हैं, उसके कंक्लूजन और उसके प्रीमाइसिस के बेसिस पर, ठीक है, तो कंक्लूजन के बेसिस पर जब हम उसको निकालते हैं तो वहां पे हम क्या कह रहे थे, वीक, सॉरी वैलिड इनवैलिड कह रहे थे, यहाँ पे हम उनको क्या कहते हैं, स्ट्रांग और वीक कहते हैं, ठीक है, जब इंडक्टिव रीजनिंग में कंक्लूजन के बेसिस पर देखते हैं कि वो मतलब कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो उसको हम किसके बेसिस पर देखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रांग और वीक कहते हैं, ठीक है, अब स्ट्रांग और वीक क्यों कहते हैं, देखिए, जैसे मान लीजिए अभी हमने इंडियन टीम का ही लिया, ठीक है, इंडियन टीम जो है वो पहले के 9 मैच जीती, तो हमने कहा कि वो फाइनल मैच भी जीतेगी, मतलब ये क्या है, क्योंकि क्यों कह रहे हैं ये स्ट्रांग है एक तरह से, क्योंकि वो उनका पहले का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, मतलब स्ट्रांग है, ठीक है, मतलब उनका जो हम प्रीमाइसिस जो हम बना रहे हैं, जो पहले की चीजें हम देख रहे हैं वो क्या है, स्ट्रांग है, इस वजह से फाइनल भी जीतेगी, तो इस तरह के जब हम कंक्लूजन निकालते हैं उसका स्ट्रांग जब उसका जो प्रीवियस चीज होता है स्ट्रांग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रांग इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, ठीक है, समझ में आया क्या स्ट्रांग वाला? जी दीदी। जब उसमें स्ट्रांग चीज रहता है मतलब कि उसका बेस जो है वो स्ट्रांग होता है, मान लीजिए इसी में क्या है कि 4 मैच हुआ, पहला मैच तो इंडिया जीत गई, दूसरा मैच हार गई, तीसरा मैच हार गई, लेकिन चौथे मैच में हम कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगी, ठीक है, जो फाइनल का मैच है उसमें जीतेगी, तो यहाँ पे हमारा जो रीजनिंग है वो क्या है, वीक है, ठीक है, क्योंकि वो पहले के 2 मैच क्या कर चुकी है, हार चुकी है, तो अब यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं कि चौथा मैच है वो जीतेगी इंडिया, तो ये क्या है, यहाँ पे हम जो रीजनिंग दे रहे हैं, जो कंक्लूजन दे रहे हैं वो वीक है, ठीक है, मतलब कि उसका बेस जो है वो वीक है, यहाँ पे बेस क्या थी कि उन्होंने 9 मैच जीते थे और फाइनल को भी हम जीतेगा ऐसा बोल रहे हैं, तो वहां पे हमारा क्या है कि एक स्ट्रांग हमारा बेस बना हुआ है, इसलिए हम ऐसा कह पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे स्ट्रांग बेस ही नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि नहीं अभी जीती जीती नहीं जीती है पिछला ये पता नहीं, लेकिन ये फाइनल वाला तो जरूर जीतेगी, ठीक है, तो इस तरह की जो हम रीजनिंग देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वीक कहते हैं, क्लियर है स्ट्रांग और वीक? जी।
अब उसी तरह से जैसे हमने डिडक्टिव में देखा कि इसके बाद हम क्या देखते हैं, उसकी प्रीमाइसिस को देखते हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग और वीक है, उसके बाद हम उसके प्रीमाइसिस को देखते हैं कि वो मतलब कि वो सही है या गलत है। ठीक है, तो जब प्रीमाइसिस सही होता है, प्रीमाइसिस जो हम दे रहे हैं वो सही होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोजेंट कहते हैं। ठीक है, जब हमारा इंडक्टिव रीजनिंग का जो हम प्रीमाइसिस दे रहे हैं वो सही है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोजेंट कहते हैं। और जब वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, अनकोजेंट कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया सभी को, डिडक्टिव इंडक्टिव? ये सेम साउंड और अनसाउंड जैसे ही करेंगे ना हाँ, इसमें भी? मतलब नाम इनका डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि ये इंडक्टिव में आता है, वो डिडक्टिव में आता है, नाम आपको ऐसा ही याद रखना है। बट जो हम डिडक्टिव में जिसको हम वैलिड इनवैलिड कह रहे हैं, उसको इंडक्टिव में स्ट्रॉन्ग और वीक कहते हैं। जो हम डिडक्टिव में साउंड अनसाउंड कह रहे हैं, उसको हम इंडक्टिव में क्या कहते हैं, कोजेंट और अनकोजेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका ये चार्ट आप लोग को याद रखना है। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग जब हम उसके कंक्लूजन ट्रू होता है, सही होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलिड बोलते हैं। ठीक है, और जब वो फॉल्स होता है, गलत होता है, उसके प्रीमाइसिस से नहीं निकला होता है, तो उसको हम लोग इनवैलिड बोलते हैं। उसी तरह से जब हम उसका प्रीमाइसिस जो होता है वो ट्रू होता है, तो उसको हम लोग साउंड बोलते हैं। और जब प्रीमाइसिस जो है फॉल्स होता है, गलत होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसाउंड बोलते हैं। ठीक है, नाम आपको यही याद रखना है, ट्रू फॉल्स नहीं याद रखना है, वैलिड इनवैलिड, साउंड अनसाउंड डिडक्टिव में। उसके बाद जो इंडक्टिव होता है, उसमें जो ट्रू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, कंक्लूजन। और जब वो वीक होता है, मतलब फॉल्स होता है, या गलत प्रीमाइसिस से बनाया होता है, या फिर वीक प्रीमाइसिस से बनाया होता है, तो उसको हम लोग वीक बोलते हैं। और जब ये ट्रू होता है तो इसको कोजेंट बोलते हैं, और फॉल्स होता है तो क्या बोलते हैं, अनकोजेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। आप देखिए, यहाँ से प्रश्न आपका ये नहीं पूछा जाता है कि प्रीमाइसिस सही है, प्रीमाइसिस गलत है। ठीक है, क्या पूछा जाता है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है आपसे, और ज्यादातर डिडक्टिव रीजनिंग का पूछा जाता है। अभी हम प्रश्न देख रहे हैं, तो जिस ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो आपके 23 और 24, अभी जो सॉरी 23 में जो आया हुआ प्रश्न है वही सारे हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला गया, द फॉर्म of inductive argument is evaluated in degree of likelihood और probability। ठीक है, जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है उसको लाइक्लीहुड, उसकी डिग्री मतलब कितना वो संभावना है, कितनी संभावना नहीं है, इसके बेसिस पर इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, दूसरा बोला गया है, ये स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज दैट हैज ऑल द ट्रू प्रीमाइसेस इज कॉल्ड अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है उसमें जो दोनों प्रीमाइसेस अगर ट्रू होता है तो उसको कोजेंट आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो क्या स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों सही है, दोनों गलत हैं, एक सही है एक गलत है, क्या है? देखिए, अभी जस्ट हमने यही पढ़ा। ठीक है, क्या है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट को हम क्या करते हैं, लाइक्लीहुड या प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर चेक करते हैं। तो हमारा पहला जो है आर्ग्यूमेंट वो तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हम उसके कंक्लूजन को देखेंगे। ठीक है, अगर कंक्लूजन ही वीक है तो हम प्रीमाइसिस में नहीं जाएंगे, वही वीक है, खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन अगर कंक्लूजन जो है स्ट्रॉन्ग है और उसका प्रीमाइसिस भी ट्रू है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोजेंट बोलेंगे। ठीक है, अगर कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग है और उसका प्रीमाइसिस भी ट्रू है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोजेंट बोलेंगे। लेकिन अगर कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग है और लेकिन प्रीमाइसिस फॉल्स है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनकोजेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए, ये स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट दैट ऑल हैज द ट्रू प्रीमाइसिस,
जितने भी प्रीमाइसेस उसमें दिया हुआ है वो सभी प्रीमाइसेस क्या है, ट्रू है, तो उस तरह के आर्ग्यूमेंट को क्या बोलते हैं, कोजेंट आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। समझ में आया? बोथ स्टेटमेंट। ये जो इंडक्टिव और इसमें ये प्रेमाइजेस आपने बताया ना कि पहले कंक्लूजन देख, हाँ, कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक तो बार हम दोबारा बता दो। प्रीमाइसेस में जाएंगे। यहाँ पे देखिए, और अगर यहाँ कोई वही है एग्जांपल कि के साथ वैलिड बता अगर दोगे होगा तो। तब हम प्रीमाइसेस में जाएंगे। जैसे हम देख रहे थे ना कल, फैलेसी का देख रहे थे, तो अगर ये फैलेसी यहाँ तक हुई तो उसके बाद अगर यहीं पे पता चल गया तो ठीक, नहीं तो हम आगे जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर आपका कंक्लूजन ही वैलिड नहीं हुआ तो आपको प्रीमाइसिस में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही इनवैलिड है, तो हमारा पूरा मतलब आर्ग्यूमेंट ही गलत हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ये वैलिड है तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा, जिसमें आप उसकी प्रीमाइसिस चेक करेंगे, प्रीमाइसिस ट्रू है या फॉल्स है। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर वीक हुआ तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, अगर स्ट्रांग है तो हमें ट्रू और फॉल्स फिर प्रीमाइसिस में जाके देखना पड़ेगा कि वो कोजेंट है या अनकोजेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है बट सेकंड वाली समझ नहीं आई। स्टेटमेंट 2 में ये बोल रहा है कि मतलब जो इंडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है, अगर वो अच्छा है, ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग जो है आपकी वो आवाज अच्छा, कट रही है। जस्ट वेट। अभी आ रही है? अभी आ रही है क्या आवाज? चलो। ठीक है, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर जो इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग है, अच्छा है बोल रहा है, ठीक है, तो उसका निष्कर्ष यानी कि उसका जो कंक्लूजन जो निकला हुआ है उस पे सही सही प्रकाश डाल रहा है। ठीक है, लाइट ब्रिंग लाइट ऑन इट्स कंक्लूजन, यानी कि उसका जो कंक्लूजन है उस पर सही सही प्रकाश डाल रहा है। तो what was already buried in its premises, मतलब कि उसके प्रीमाइसिस में जो कहा गया है उसी तरह से उसके कंक्लूजन में भी वो प्रकाश डाल रहा है। तो क्या वो इंडक्टिव आर्गुमेंट है, मतलब वो क्या यही बोला जाता है इंडक्टिव आर्गुमेंट को? देखिए ये बात वही कही गई है, बस घुमा के कहा गया है। ठीक है, मतलब इसका हिंदी में ये बोला जा रहा है कि जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है उसको अच्छा तब कहा जाता है जब उसका कंक्लूजन जो होता है वो उसके प्रीमाइसिस, उसका जो प्रीमाइसिस होता है उसके कंक्लूजन पर सही सही प्रकाश डाल रहा हो। समझ में आया क्या? समझ में आया? नहीं आया। नहीं आया? नहीं। इसीलिए इसमें देखिए क्या बोला गया है,
जैसे कि हमारा इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। ये इंडक्टिव गलत हो रहा आवाज कट रही है? है, आपकी आवाज कट रही है। नेटवर्क वगैरह तो सही है, पता नहीं क्यों कट रही है। अभी आ रही है? देर से भी आप देर से आ रही है। चलिए, अभी आ रही है? आ रही है क्या आवाज? आ रही है। ठीक है। तो इंडक्टिव रीजनिंग को अच्छा तब कहा जाता है जब उसका जो कंक्लूजन है, ठीक है, कंक्लूजन पर उसकी जो प्रीमाइसिस है वो सही सही प्रकाश डाल रहा हो, तो क्या उसको इंडक्टिव रीजनिंग, उस इंडक्टिव रीजनिंग को अच्छा कहा जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। आप बोथ आर ट्रू। जी, बोथ आर ट्रू। इसमें आप लोगों को इसीलिए पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि है वो मतलब वही, ठीक है, लेकिन उसको आपका घुमा फिरा के उसमें दिया जाता है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज करेंगे, यहाँ पे नहीं है। मैंने इसके पीवाईक्यू देखे थे, बहुत अजीब से लैंग्वेज और स्टेटमेंट वाले भी थे, और कौन सी मतलब सही है, 3 ऑप्शन चूज करने थे, वो वाले भी थे। हाँ, वो वाले भी आगे दिए हुए हैं एक दो, ठीक है। इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है। हाँ, क्योंकि उसको, एक मिनट, कहाँ गया मेरा? हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए, एनी इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कोई भी इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, इफ इट इज गुड, उसको गुड कब कहा जाएगा? ब्रिंग टू लाइट इन इट्स कंक्लूजन व्हाट वाज ऑलरेडी बरीड इन इट्स प्रीमाइसेस। ऐसा हम किसके लिए कहते हैं? जो उसकी प्रीमाइसेस में रहता है, वो मतलब ये हम किसके लिए कहते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग के लिए कहते हैं, ठीक है। मतलब इंडक्टिव रीजनिंग में का तो प्रीमाइसेस में उस कंक्लूजन की बात रहती नहीं, हम संभावना के आधार पर करते हैं, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या है कि ये संभावना के आधार पर रहता है, लेकिन ऑलरेडी बरीड इन इट्स प्रीमाइसिस, यानी कि वो उसके प्रीमाइसिस में ऑलरेडी रहेगा, ऐसा कंक्लूजन किस में निकलता है? डिडक्टिव रीजनिंग में निकलता है, इंडक्टिव में नहीं निकलता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, और जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है। क्लियर? वर्डिंग समझना बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि अच्छा, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो डिडक्टिव वाले की डेफिनेशन दी हुई है हाँ, ना इन्होंने। डिडक्टिव वाले की डेफिनेशन इंडक्टिव के लिए दी गई है। ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हैं। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट आर आइदर इनवैलिड और वैलिड, ठीक है। A valid deductive argument that also has all true premises is called sound argument. ये असर्शन और रीजन का है, ठीक है, स्टेटमेंट नहीं है। इसमें आपको ये देखना है कि दोनों का सही रीजन दे रहा है या नहीं, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। सही है, लेकिन रीजन क्या उसका सही है? स्टेटमेंट सही है, बोथ आर ट्रू, स्टेटमेंट सही है दोनों का, लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट वाला नहीं है, ये असर्शन और रीजन वाला है।
तो क्या जो असर्शन दिया हुआ है उसका रीजन सही है, वो वही हाँ, फर्स्ट होगा इसका, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर उसका रीजन सही दिया हुआ है, नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि यहाँ पे साउंड ही तो बोलते हैं। साउंड बोलते हैं वो सही है, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं, दोनों असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, लेकिन जो रीजन दिया हुआ है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वैलिड इनवैलिड की बात की जा रही है और यहाँ पे साउंड की बात की जा रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो रीजन दिया हुआ है उसमें ये कहता कि वैलिड या इनवैलिड उसे कहा जाता है जब उसका कंक्लूजन जो है वो क्या होता है, अगर यहाँ पे ये लिखा होता है कि वैलिड इनवैलिड उस तरह के डिडक्टिव रीजनिंग को कहा जाता है जिसका कंक्लूजन प्रीमाइसिस से निकला होता है। अगर ये आपके रीजन में दिया होता तब वो क्या होता, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है उससे रिलेटेड बात यहाँ पे नहीं की जा रही, रिलेटेड नहीं है उससे। ठीक है, बात दोनों सही है लेकिन वो उसके रिलेशन में नहीं है। ठीक है, इस तरह के जो वो प्रश्न कंक्लूजन, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कंक्लूजन के लिए है और सेकंड वाली प्रीमाइसेस के लिए, इसलिए गलत है ना। हाँ, मतलब दोनों तो सही है, लेकिन जैसे इसको ठीक है। पढ़िए, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट आर आइदर वैलिड और इनवैलिड, क्योंकि ए वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मतलब क्योंकि इसलिए अतः लगा करके उसको पढ़ा कीजिए जब आपको असर्शन और रीजन का प्रश्न आता है। तो जैसे मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ यहाँ पे, निगमात्मक युक्तियां वो होती हैं या तो अवैध होती हैं या फिर वैध होती हैं, क्योंकि वैध निगमनात्मक युक्तियां जिसमें सभी आधार वाक्य सत्य होते हैं वह ठोस युक्ति कहलाती है। मतलब इसमें कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप बिकॉज ऐसे करके पढ़िए या फिर दैट इज इस तरह से पढ़ेंगे तो वहां पे अगर रिलेशन आपको समझ में आएगा दोनों में, तो वो क्या होता है कि उसका सही एक्सप्लेनेशन होता है। लेकिन यहाँ पे उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वैलिड इनवैलिड की बात की गई है और यहाँ पे साउंड की बात की गई है। क्लियर है? बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, इसका थर्ड होगा, नहीं नहीं सॉरी फोर्थ। if valid deductive argument, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Valid deductive argument that also all true premises is called sound. क्यों स्टेटमेंट 1 क्यों गलत है? स्टेटमेंट वन सही है। A strong deductive inductive argument that has all true premises is called cogent argument. थर्ड या फोर्थ नहीं होगा इसमें, दोनों से। बोथ आर करेक्ट होगा। ठीक है, बोथ मैंने गलत स्टेटमेंट पढ़ा। 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है, दैट ऑल्सो हैज ट्रू प्रीमाइसेस। तो हमने क्या पढ़ा था, वैलिड है और ट्रू प्रीमाइसेस है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं। ठीक है, और वैलिड इंडक्टिव, यहाँ पे डिडक्टिव का दिया है, यहाँ पे इंडक्टिव का, इंडक्टिव में स्ट्रॉन्ग है और ट्रू प्रीमाइसेस है तो उसको क्या बोलते हैं, कोजेंट बोलते हैं। सही है दोनों। ठीक है, यहाँ से देखिए और भी आ सकता है। ठीक है, अगर वैलिड है लेकिन ट्रू प्रीमाइसेस नहीं है तो उसको हम लोग अनसाउंड बोलते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो उसके ट्रू प्रीमाइसेस नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, अनकोजेंट बोलते हैं। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे जो वर्ड हैं और किसके लिए यूज किया जाता है ये चीज आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट।
नेक्स्ट इस तरह का भी प्रश्न यहाँ से आता है। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर हैं और अभी 2023 में रिसेंट वाले ही हैं। उसकी वर्डिंग समझने के लिए आप लोग को पीवाईक्यूज करना ज़रूरी है, इसलिए पीवाईक्यूज करिए अभी से। अब आप लोग स्टार्ट कर दीजिए पीवाईक्यूज करना, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज, और एक दिन में एक पेपर सॉल्व करना। और बाकी सभी भी बनाइए। देखिए, फर्स्ट हमारा आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एक एक को पढ़ते जाइए। ए डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट दैट इज इनवैलिड एंड और हैज एटलीस्ट वन फॉल्स प्रीमाइसेस। इस तरह से हम नहीं बोल सकते, अभी ये हमारा आर्ग्यूमेंट का नहीं है, ठीक है। फिर ये यहाँ से अगर आप इसको डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट को नहीं मिला पा रहे हैं तो आप यहाँ से इसको मिला सकते हैं, ठीक है। एक क्या है आपका अनसाउंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो अनसाउंड, तो ये जो वीक और स्ट्रांग है ये हमारा किस में रहता है, इंडक्टिव में रहता है, ठीक है। वीक और स्ट्रांग जो है वो डिडक्टिव में नहीं होता है। अनसाउंड हमारा किस में रहता है, डिडक्टिव में रहता है। तो इसको हम लोग यहाँ से भी डायरेक्ट ऐसे मिला सकते हैं। देखिए कैसा है, अनसाउंड आर्ग्यूमेंट, ए डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट दैट हैज is invalid or has at least one false premises, ठीक है। या तो वो इनवैलिड हो या एटलीस्ट वन फॉल्स प्रीमाइसेस हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनसाउंड आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। तो सी का यहाँ पे हमारा फर्स्ट हो गया। अगर आपने एक भी सॉल्व कर लिया तो वहां पे आप कर सकते, क्योंकि सी का फर्स्ट और किसी में भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग और भी देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के लिए एक इसको पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इन विच द कंक्लूजन डज नॉट फॉलो प्रोबेबली फ्रॉम द प्रीमाइसेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, अब इसको एक साथ मिला के पढ़िए, ए स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट in which the inductive argument in which the conclusion does not follow probably from the premises। तो ऐसा नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, वो प्रोबेबली फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डज नॉट फॉलो बोला है। डज नॉट फॉलो यानी कि अच्छे से फॉलो नहीं करता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह को वीक आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। जब वो उसके कंक्लूजन को अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वीक कहते हैं। तो सेकंड वाला हमारा किसका हो जाएगा, डी का हो जाएगा, D2। उसके बाद क्योंकि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट का एक ही यही इंडक्टिव वाला है, तो यहाँ पे हम लोग बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। एन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इन विच द कंक्लूजन फॉलो प्रोबेबली फ्रॉम द प्रीमाइसेस, ठीक है। ये क्या करता है, फॉलो करता है अच्छे से, ठीक है। जो हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो प्रीमाइसिस को फॉलो करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग कहते हैं। तो बचा हमारा क्या है, ए के लिए 4, जिसमें क्या है, ए सेट ऑफ स्टेटमेंट इन विच क्लेम कंक्लूजन इज डिफाइंड विद द रीजन प्रीमाइसिस, ठीक है। मतलब कि हमने पहले ही में पढ़ा था कि आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, कंक्लूजन होता है और प्रीमाइसिस होता है। तो ये यहाँ पे 4, ठीक है। तो आपका 4 वाला ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट ये इसका डिडक्टिव इंडक्टिव का लास्ट है। इस तरह से भी एक चीज और याद रखिएगा कि मैंने जब वेन डायग्राम आप लोग को पढ़ाया था, तो वेन डायग्राम में मैंने बोला था कि वेन डायग्राम किसका बनता है, सिर्फ डिडक्टिव रीजनिंग का ही बनता है,
ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग में हम वेन डायग्राम नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस टाइप का जो रीजनिंग है आप देख पा रहे हैं, ये कैसा रीजनिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग टाइप है। इसको आप वेन डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। इसका फर्स्ट होगा, क्योंकि डी तो इसमें वैसे भी नहीं होगा, तो डी से 3 ऑप्शन कट जाए। देखिए इसमें क्या है, सी और डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सी में क्या बोला है, ये दोनों इंडक्टिव की बात की जा रही है, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन में क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग की बात की जा रही है, जबकि ये जो दिया हुआ है वो क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग का है, ठीक है। तो डिडक्टिव रीजनिंग में या तो इसमें ए हो सकता है या बी हो सकता है। तो अब इसका आप वेन डायग्राम बना के भी देख सकते हो या फिर नॉर्मली भी देख सकते हो, जैसे कि क्या बोला गया, ऑल पिग्स आर सिप, ये पिग है और ये सभी क्या है, सिप है, ठीक है। देयरफॉर ऑल पिग्स आर सॉरी सिप्स आर गोट, ऑल जितने भी सिप हैं वो क्या है, गोट हैं, ठीक है। तो देयरफॉर ऑल पिग आर गोट, तो सभी जो पिग हैं वो गोट के अंतर्गत आ रहे हैं, तो हमारा कंक्लूजन निकला है वो क्या है, वैलिड निकला है, ठीक है। ये इनवैलिड नहीं, क्योंकि जितने भी पिग हैं वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं, गोट के अंतर्गत ही आ रहे हैं, ठीक है, अंदर ही आ रहे हैं। तो जो हमारा कंक्लूजन निकला है वो क्या है, वैलिड निकला है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए वैलिड आर्ग्यूमेंट बिकॉज इफ द प्रीमाइसेस वेर ट्रू, प्रीमाइसेस हमारे ट्रू हैं इसमें, ठीक है, द कंक्लूजन वुड हैव बीन ट्रू, ठीक है। यहाँ पे प्रीमाइसेस ट्रू है, इसलिए कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर।